नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मुफ्ती मोहम्मद सईद की आज प्रधानमंत्री से मुलाकात। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की तारीख का हो सकता है ऐलान। राज्यों को मिलेगा अपने हिसाब से योजनाएं बनाने का मौका। केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सों में 10% का इजाफा। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद पहुंची 900 के करीब। स्वास्थ्य मंत्री का संसद में बयान, कहा राज्य सरकारों के साथ बीमारी के खिलाफ अभियान में जुटी सरकार। गुजरात में धारा 144 लागू। भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार की परेशानियां बढ़ी। मौजूदा स्वरूप के विरोध में शिवसेना कांग्रेस का आज प्रदर्शन। आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक खबर के साथ, जहां बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनने का औपचारिक ऐलान हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि इस गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। इस सिलसिले में आज पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी और पीडीपी के बीच कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार सहमति बन गई है। मंगलवार की शाम महबूबा मुफ्ती अमित शाह से दिल्ली में उनके घर पर मिली। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने सरकार गठन की रजामंदी का ऐलान कर दिया। काफी चर्चा के बाद, काफी बैठकों के दौर के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर करीब करीब सहमति हुई है और कुछ ही दिन में जम्मू कश्मीर को पीडीपी बीजेपी अलायंस की पॉपुलर गवर्नमेंट मिलेगी। पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और पूरे मुल्क को इसमें एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है पूरे मुल्क के कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों में जो दूरियां हैं आपस में उसको मिटा के एक अच्छी, एक साफ सुथरी, करप्शन से साफ डेवलपमेंट के और पूरा जिससे पूरे इस स्टेट में, पूरे मुल्क में, पूरे खित्ते में शांति हो, ऐसी सरकार बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। दोनों दलों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद की मुलाकात के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। उधर राज्य में विपक्षी दल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे बेमेल गठजोड़ बताया है। किस तरह से गवर्नमेंट बनी है, क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े हैं दोनों साइडों को, वो तो उनके वोटर डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक बीजेपी का सवाल है, उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ जो अहम मुद्दे हैं उन पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज तो किया ही होगा, उसके बगैर तो गवर्नमेंट बनती नहीं। बीजेपी और पीडीपी ने कहा है कि जल्द ही सरकार का गठन होगा। खबरों के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद सईद को 6 साल के लिए मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता निर्मल सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अनुच्छेद 370 और सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी आफ्स्पा समेत कई मुद्दों पर दोनों दलों के बीच सहमति बनाने की कोशिशें की गई हैं। दिसंबर में आए चुनाव नतीजों में किसी दल को अपने बूते बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय करों में अब राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़कर 42% हो जाएगा, जिससे कारोबारी साल 2015-16 में राज्यों को 1,78,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट मंजूर किए जाने का भी ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में मंगलवार को 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सदन में रखी। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्रीय करों में अब राज्यों की हिस्सेदारी 32% से 42% कर दी गई है। पंचायतों और नगर निकायों को भी अगले 5 साल में 2,87,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा राजस्व घाटे वाले 11 राज्यों को भी अतिरिक्त मदद मिलेगी। ओवर एंड अबव 42% एंड द म्युनिसिपैलिटी पंचायत ग्रांट, an additional amount has been allocated to these states as far as the revenue deficits states are concerned. वित्त मंत्री ने बताया कि राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ने से राज्य अब जरूरत के मुताबिक योजनाएं बना सकेंगे। वहीं गरीबी उन्मूलन योजना में भी केंद्रीय मदद पहले की तरह जारी रहेगी। As far as these schemes are concerned, we are trying to make sure that whichever are the flagship anti-poverty programs should all continue. There are only very few which get transferred to the states. 14वें वित्त आयोग की अगुवाई आरबीआई के पूर्व गवर्नर
YV रेड्डी ने की, जिसकी सिफारिशें इस साल 1 अप्रैल से 2020 तक लागू होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की मुश्किल बढ़ गई है। एनडीए सरकार में शामिल कई दलों ने विधेयक के मौजूदा मसौदे का विरोध किया। इस मुद्दे पर चौतरफा घिरी सरकार ने मंगलवार को एनडीए दलों की बैठक बुलाई, जिसमें सहयोगी दलों की शंकाएं दूर की गई और उनके सुझाव मांगे। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि सहयोगी पार्टियों ने कई सुझाव दिए हैं। साथ ही बीजेपी के कई नेता भी इस मुद्दे पर किसान संगठनों और इससे जुड़े पक्षों से बात कर रहे हैं। सरकार ने पहले ही संकेत दिए हैं कि किसानों की चिंताओं पर गौर करते हुए विधेयक में संशोधन किए जा सकते हैं। कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया, उस सुझाव को भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ हमारा पार्टी का नेता लोग बाकी संगठनों से भी बातचीत कर रहे, वहां से भी फीडबैक देंगे और पार्लियामेंट में भी कह दिया हमने, आज अन्य पॉलिटिकल पार्टी से भी बातचीत करेंगे। वो बातचीत करने के बाद जो फाइनल निर्णय करना वो निर्णय करके आगे बढ़े। कल तमाम विरोध के बीच सरकार ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पेश कर दिया, जिसके बाद सदन में सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस समेत तमाम दूसरे विपक्षी दलों ने बिल का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। चौतरफा हमले झेल रही बीजेपी ने इस बिल को किसानों का सुझाव जानने के लिए 8 सदस्यों की कमेटी भी बनाई है। Madam, I beg to move for leave to introduce the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement amendment bill 2015। 16वीं लोकसभा में शायद ये पहला मौका था जब पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट नजर आया। इस विरोध के बीच ही ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। इससे नाराज विपक्षी दलों और यहां तक कि सरकार की सहयोगी पार्टी स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने वॉकआउट किया। किसान विरोधी बिल है और आज बाहर भी एजिटेशन चल रहा है, हर जगह एजिटेशन चल रहा है। आप भी इसके फेवर में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार रेडी है कि उनको जो चाहते हैं वही करने के लिए। दिस इज द मोस्ट एंटी फार्मर, एंटी पुअर लेजिस्लेशन पॉसिबल। मैं एनडीए का एक हिस्सा हूँ, मेरी संगठन एनडीए का हिस्सा है, फिर भी मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि ये बिल लाने से, ये बिल मंजूर करने से किसानों को अच्छे दिन आने वाले नहीं है, बुरे दिन आने वाले हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में कई बदलाव करते हुए अध्यादेश जारी किया था। इसमें 5 क्षेत्रों के भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की रजामंदी के लिए प्रावधान हटा दिए गए थे। इन 5 क्षेत्रों में औद्योगिक कॉरिडोर, पीपीपी परियोजनाएं, ग्रामीण ढांचा, सस्ता आवास और रक्षा क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि बिल पर चर्चा के दौरान वो विपक्ष के संशोधन और सुझावों पर विचार के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने विपक्ष पर बहुमत का अपमान करने का आरोप लगाया। कहना यह है, इसमें कोई किसी का कोई आपत्ति है तो बहस के दौरान चर्चा करने के सरकार तैयार है, मगर आरोप करना, राजनीति करना ये देश के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है। हमारा सरकार किसान के हित को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने वाले है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर पीछे नहीं हटने का संदेश दिया है। बीजेपी ने इस पूरे मामले से निपटने के लिए पार्टी की एक आंतरिक कमेटी का गठन भी किया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी सरकार को विपक्ष की नाराजगी झेलनी पड़ी। दबाव में सरकार ने सभी दलों से चर्चा करके आम राय बनाने की बात कही है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2013 में बीजेपी समेत सभी दलों की राय से बने भूमि अधिग्रहण कानून में सरकार ने संसद को भरोसे में लिए बिना बदलाव किए हैं। Today the law which was there passed by both the houses of parliament has been arbitrarily changed against the interest of the farmers, against the interest of the poor. वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछली सरकारों की ओर से जारी अध्यादेशों का हवाला देते हुए अध्यादेश का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भूमि कानून में बदलाव से किसानों को फायदा होगा। हर एक जो अपवाद रखा है, उन पुराने 13 जो अपवाद यूपीए ने रखे थे उसके साथ, उससे ग्रामीण क्षेत्र को लाभ होने वाला है। लेकिन विपक्षी दलों के नेता वित्त मंत्री की दलील से सहमत नहीं थे। उन्होंने इसे किसान विरोधी करार दिया। ऐसा बदला कि अंग्रेजों का कानून के पीछे छूट गया। इनके पास मैसिव मेजॉरिटी हो गई है
तो ये बुलडोजर कुचलना चाहते हैं देश को। भूमि अधिग्रहण विधेयक में तो जो किसानों के हित में जो शर्तें रखी गई थी, तो लेकिन दुख की बात यह है कि उन शर्तों को इस सरकार में तो उल्टा कर दिया गया। उस पर भी बात करके रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन आपने उसको बाईपास किया। विपक्ष की बात सुनने के बाद वित्त मंत्री ने सभी दलों से एक नए बिल पर विचार विमर्श करने का भरोसा दिलाया। Responding in the same spirit, I will convey his suggestion in a very positive manner to the minister concerned for appropriate action, where he suggested that the government must have discussions with all the concerned parties. I'll certainly convey. All right. कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मांग रखी कि राजनीतिक दलों से चर्चा होने तक सरकार अध्यादेश पर आगे नहीं बढ़े, लेकिन सरकार ने इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। वहीं अन्ना हजारे ने भी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस न लिए जाने पर जेल भरो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। जंतर मंतर पर धरने के दूसरे दिन मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायक और कार्यकर्ता धरने पर पहुंचे। ये सरकार अध्यादेश को वापस नहीं लेती है। हम आज जाकर, ये तो अब हर बार करते हैं, पद यात्रा निकालते हैं, लोगों को जगाते हैं, सभा करते हैं। अभी जाने के बाद लोगों को जगाने के लिए पद यात्रा निकालनी है गांव-गांव में। इन लोगों से जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन दोस्तों इन्होंने तो कांग्रेस के कानून को भी संशोधन करके ऐसा कानून लेके आए हैं कि अब ये भी सरकार एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर का काम करेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ अन्ना हजारे और आम आदमी पार्टी के धरने के बाद अब कांग्रेस आज धरना देगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। कांग्रेस भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेने की मांग कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के जरिए अधिग्रहण कानून को पूरी तरह बदल दिया है और ये पूरी तरह से किसानों के हितों के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पेश किया है, जिसको विपक्ष किसान विरोधी बता रहा है। विपक्ष के दबाव के बीच राज्यसभा में सरकार को 3 अहम बिलों को वापस लेने पर कदम पीछे खींचने पड़े हैं। इन तीनों बिलों पर सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। इनमें बीमा संशोधन बिल, कोयला खदान विशेष प्रावधान विधेयक और मोटर वाहन संशोधन बिल शामिल हैं। कांग्रेस, टीएमसी, वामदल, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सरकार के इरादे पर सवाल उठाते हुए बहस की मांग की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दलील दी कि इन अध्यादेशों के लिए बिल लाए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें वापस लेना जरूरी है। एकजुट विपक्ष उनकी दलील से सहमत नहीं हुआ। As far as these bills are concerned, on one of them the select committee has been constituted. It has given a report. The report is now the property of the House. Now, while we are in the process of legislating, the meaning of such withdrawal, I think, is against the propriety of the House and the proceedings we have followed so far. If the honorable members, because of the reality of the legislative numbers, want an infructuous piece of legislation to occupy the calendar and space of this House, I have no difficulty. Let it be occupied. Once that new bill becomes a law, the infructuous bill, which today you say is the property of the House, can be gifted to each one of you. बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा से 2 विधेयकों को मंजूरी मिली। मंगलवार को सार्वजनिक जगहों से गैर कानूनी कब्जे से जुड़ा सार्वजनिक परिसर, अनाधिकृत लोगों की बेदखली संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया। इस विधेयक के पास होने से दिल्ली मेट्रो के अलावा कुछ सरकारी कंपनियों को फायदा होगा। इनके परिसरों की जमीन पर अनाधिकृत कब्जे को हटाया जा सकेगा। लोकसभा से बिल शीतकालीन सत्र में पारित हो चुका है। वहीं संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक भी राज्यसभा से पास हो गया। इसमें हरियाणा, कर्नाटक और ओडिशा के अलावा दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान है। लोकसभा में आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। इससे पहले मंगलवार को चर्चा की शुरुआत हुई। बीजेपी सांसदों ने सरकार के 9 महीने के कामकाज की उपलब्धियां गिनाई, जबकि विपक्ष ने मनरेगा को सीमित करने और आर्थिक विकास से जुड़े आंकड़ों में हेराफेरी करके जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।
धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एनडीए सरकार को सबका विकास करने वाली सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब और वंचित वर्ग के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 6 महीने से कम समय में 13.2 करोड़ बैंक नए खाते खोलकर लगभग हर परिवार को हिंदुस्तान में बैंक के साथ जोड़ा है। वहीं सदन में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले 9 महीने में सरकार की ओर से किए गए बड़े फैसलों की खामियां गिनाई। विपक्ष के दूसरे सांसदों ने भी एनडीए सरकार को वादों से पीछे हटने वाली करार दिया। एम्प्लॉयमेंट में कई इजाफा नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, इसके बावजूद आप ग्रोथ 7.4 के आंकड़े दिए, क्योंकि 11-12 से आप वो कंपेयर करके अगर उससे कंपेयर करें तो 6.9 प्रीवियस आंकड़े। तो ये गुमराह मत करो भाई। The urban development mission has not yet been finalized. Nobody knows what the smart cities stand for. So the whole government seems to be work in progress. Nothing has been finalized. लोकसभा में आज भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। इसके अलावा राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होगी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज सांसद स्वाइन फ्लू पर स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर सफाई मांगेंगे। मंगलवार को सरकार ने संसद को बताया था कि इस साल देश में अब तक 841 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बीमारी से निपटने के लिए किए गए उपायों की भी जानकारी दी। स्वाइन फ्लू पर मंगलवार को संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि इस साल 22 फरवरी तक देश में इस बीमारी के 14,673 मामले सामने आए और 840 से ज्यादा लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने देश में स्वाइन फ्लू के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कमी को खारिज किया। I would assure the member and all the members that we are increasing our capacity so that the testing facilities are made more meaningful and see to it that spurious drugs are brought under control. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय मामले की निगरानी कर रहा है और पीड़ित राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है। We want to see to it that a certain amount of the drug list should be very clear. What are the drugs which are to be supplied, from which company they are supplying, and the companies which are supplying, they should be cleared by our DCGI. They should clear those manufacturers. सरकार ने सदन को जानकारी दी कि दवाओं के गलत इस्तेमाल से बचने के लिए डॉक्टर के पर्चे पर ही दवाएं देने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यसभा में आज सदस्य स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर स्पष्टीकरण मांगेंगे। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस बीच स्वाइन फ्लू की बीमारी देश के बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। मंगलवार को 34 और जान चली गई। देश में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद 875 हो गई है। वहीं इस खतरनाक बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या 15,000 के आंकड़े को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में मंगलवार को 12 और लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में अब तक 231 लोगों की जान स्वाइन फ्लू से जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में 4 और लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 103 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी ने राजस्थान में 225 लोगों की जान ली है और 4,734 लोग इसकी चपेट में आए हैं। जम्मू कश्मीर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते असर को देखते हुए जागरूकता अभियान और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। वैक्सीन और ग्लव्स वगैरह और बाकी जितनी भी जरूरत पड़ेगी हमें सप्लाई की हमारे पास मौजूद भी है और भी हमने रिक्वायरमेंट दे दी है। इस बीच स्वाइन फ्लू और अन्य संक्रामक रोगों की प्रभावी रोकथाम को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि वो राज्य सरकार की कोशिशों से संतुष्ट नहीं है। अदालत ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई पर जोर देने के साथ ही रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आपको बता दें कि हालात गुजरात में स्वाइन फ्लू से बेहद खराब हैं, इसलिए यहाँ निषेधाज्ञा यानी धारा 144 लागू कर दी गई है। कोशिश है कि इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं। गुजरात विधानसभा में मंगलवार को राज्य के लिए 2015-2016 का आम बजट पेश किया गया। राज्य के 1,37,000 करोड़ के बजट में सामाजिक योजना के साथ महिला सशक्तिकरण, शहर और गांव के विकास पर खास ध्यान दिया गया।
वित्त मंत्री सौरभ पटेल ने 125 करोड़ का सरप्लस बजट पेश करते हुए बताया कि सामाजिक योजनाओं पर 48% रकम खर्च होगी। सरदार सरोवर नर्मदा योजना के लिए 9,000 करोड़, कृषि पर 4,000 और जल संसाधनों के विकास पर 4300 करोड़ खर्च होंगे। महिलाओं के लिए इस बजट में 132 योजनाओं की पहचान की गई है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास पर गुजरात सरकार 2,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि ऊर्जा और पेट्रो क्षेत्र पर 6600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्च तकनीक शिक्षा पर 1550, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर 7,821 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरों में स्वच्छता मिशन के लिए सरकार ने 1200 करोड़, जबकि गांव में 722 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए 915 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। और अब खबर आगामी बजट को लेकर। आम बजट में वित्त मंत्री का जोर रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर हो सकता है। इसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हुनर के कामगारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आगामी बजट से जुड़ी हमारी विशेष कड़ी में आज स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी खबर। A national multi-skill program called Skill India is proposed to be launched. It would skill the youth for an emphasis of employability and entrepreneurial skills. पिछले बजट की तरह इस बार भी बजट भाषण में कामगारों को हुनरमंद बनाने की योजना पर सबकी नजर होगी। निजी कंपनियों की मदद से अगले 2 साल में करीब 2000 प्रशिक्षण केंद्र खोलने का लक्ष्य है। इन पर हर साल 1500 से 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। We also need to very quickly create jobs to absorb the trained people. That's where I think the Make in India becomes so relevant. So if Make in India has to work, Skill India has to work. If Skill India has to work, Make in India has to work. पिछले बजट में राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था में हुनरमंद कामगारों की हिस्सेदारी महज 2% है, जबकि दूसरे बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी 3/4 तक है। जानकारों का मानना है कि देश के कई क्षेत्रों में हुनरमंद कामगारों की जरूरत है। In 2008, well, we had a skilling capacity of 3.1 million. This year, the skilling capacity could go up to 1.05 crores. The other thing that you will see is that there's a very close interlinkages and a whole ecosystem is being created to provide industry-led standards through the sector skill councils. राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में साल 2020 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना है। अंशु जय सिंह, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जो देर रात तक जारी रही। इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए इलाके को खाली कराकर घेराबंदी कर दी। माना जा रहा है कि 2 आतंकी यहां छिपे हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने गणित विभाग की एक एसोसिएट प्रोफेसर की सेवा मंगलवार को समाप्त कर दी। उन्हें विश्वविद्यालय आंतरिक जांच समिति ने दुर्व्यवहार और नौकरी से नदारद का दोषी पाया था। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सपना जैन को पिछले महीने कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा गया था कि उनकी सेवा समाप्त क्यों न कर दी जाए, और क्योंकि उनकी तरफ से विश्वविद्यालय के कई अधिकारियों पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप झूठे साबित हुए हैं, जिसका महिला प्रोफेसर ने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी सेवाएं समाप्त करने का फैसला किया है। और आइए बात करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में जल्द बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। फेड रिजर्व की चीफ जेनेट येलन ने कहा कि केंद्रीय बैंक समय समय पर बैठक करके स्थिति का जायजा लेगा और फिर ब्याज दरों में परिवर्तन का ऐलान करेगा। फेड रिजर्व के मुताबिक रोजगार की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन महंगाई पर अब भी उसकी नजर है। अमेरिका में आखिरी बार 2006 में ब्याज की दरों में बदलाव किए गए थे। वहीं अमेरिका ने H-1B वीजा के तहत काम करने आए कर्मचारियों के पति या पत्नियों को देश में काम करने की इजाजत देने का फैसला किया है। यह फैसला 26 मई से लागू हो जाएगा। इस फैसले के बाद भारत सहित दुनिया के कई देशों से आए कर्मचारियों के जीवन साथियों को काम करने का मौका मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक इससे देश की श्रमिक क्षमता में करीब 1,80,000 की बढ़ोतरी होगी और हर साल इससे 55,000 से ज्यादा कर्मचारियों के बढ़ने की उम्मीद है। इस फैसले का भारत से गए कर्मचारियों को खास फायदा मिलेगा।
वहीं अमेरिका ने रूसी मूल के साइबर हैकर एवजेनी बोकाहेव की गिरफ्तारी के लिए $3 मिलियन का इनाम रखा है। ये किसी भी अपराधी को पकड़वाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी रकम है। FBI के मुताबिक एवजेनी एक साइबर हैकिंग गैंग गेम ओवर जीएस का सरगना है। इस गैंग ने अब तक कई बैंकों से ऑनलाइन गड़बड़ी करके करीब $100 मिलियन चुराए हैं। ये गैंग रूस और यूक्रेन के शहरों से ऑपरेट करता है। Today we're going to announce a reward for information leading to the arrest and or conviction of Evgeny Bogachev, an alleged leader of a tightly knit gang of cyber criminals based in Russia and the Ukraine. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि उनके देश की सेना अगले महीने से यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू करेगी। कैमरन ने भविष्य में यूक्रेन को हथियारों के रूप में सहायता देने से भी इनकार नहीं किया है। ब्रिटेन के इस कदम को रूस के खिलाफ चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। We're not at the stage of supplying lethal equipment. We have announced a whole series of non-lethal equipment, night vision goggles, body armor, which we have already said that we would give to Ukraine. चेक गणराज्य के यूहर्स्की ब्रॉड शहर के रेस्तरां में हुई गोलीबारी में एक शख्स ने 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। देश के गृह मंत्री के मुताबिक 60 साल के इस आदमी को जब पुलिस ने घेर लिया तब इसने खुद को ही गोली मार ली। चेक गणराज्य के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी गोलीबारी की घटना है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री भोइस्लाव सोबोत्का ने इस घटना पर शोक जाहिर किया है। नाइजीरिया के शहर कानो में कल एक आत्मघाती हमले में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। घटना के वक्त मौजूद लोगों के मुताबिक 2 व्यक्ति एक कार से आए और उन्होंने एक एक करके अपने आप को उड़ा दिया। हमले की फिलहाल किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें आतंकवादी संगठन बोको हराम का हाथ हो सकता है। इस संगठन नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए आतंकवादी घटनाएं करता आया है, लेकिन हाल ही में नाइजीरिया और कैमरून के सैनिकों की कार्रवाई में इसे काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। मुफ्ती मोहम्मद सईद की आज प्रधानमंत्री से मुलाकात। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की तारीख का हो सकता है ऐलान। राज्यों को मिलेगा अपने हिसाब से योजनाएं बनाने की आजादी। केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सों में 10% का इजाफा। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद पहुंची 900 के करीब। स्वास्थ्य मंत्री का संसद में बयान। कहा राज्य सरकारों के साथ बीमारी के खिलाफ अभियान में जुटी सरकार। गुजरात में धारा 144 लागू। भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार की परेशानियां बढ़ी। मौजूदा स्वरूप के विरोध में शिवसेना और अकाली दल, कांग्रेस का आज प्रदर्शन।